जिंदगी और मौत इस दुनिया का इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से लगभग दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना शायद सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। कोरोना ने न केवल हमारी जिंदगी बदली, रिश्ते बदले, सामाजिक मूल्य बदले, दुनिया का चेहरा बदल दिया। और इस बदले हुए चेहरे को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नजरिए से देखा। लेकिन आज इसी नजरिए को अपने ही नजरिए से देखने वाले एक शख्स हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री राजेश मिश्रा जी की। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, कवि और दूरदर्शन के किसान चैनल के असाइनी श्री राजेश मिश्रा जी हमारे बीच हैं। नमस्कार, मैं हूं रामकिशोर पारचा और जैसे हम हर बार आपके लिए एक शख्सियत को लेकर अपने बीच आते हैं, इस बार भी राजेश मिश्रा जी को हम अपने साथ लेकर आए हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी नई किताब कोरोना सदी की महा त्रासदी के बारे में और उनसे उनके करियर, उनके जीवन, उनकी चुनौतियों के बारे में, उनके काम के बारे में। राजेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डिफ न्यूज़ चैनल में आए और जैसा कि हमें पता चला है और हम जानते भी हैं, आपकी नई किताब कोरोना सदी की त्रासदी इस वक्त चर्चा में है। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस किताब को लिखने के लिए और जो पिछली किताबें आपने लिखी उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या रही? वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, वो जो बच गए, और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों के जाने के बाद जो आपने महसूस किया, और इस किताब को लिखने के लिए जो सबसे बड़ा दंश आपके मन में चुभता रहा और उभर कर एक दर्द के रूप में सामने आया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और इस किताब के लिखने तक और इसके प्रकाशित होने तक पिछले 1.5 से 2 साल में आपका खुद का जीवन कैसे गुजरा? हमें नहीं, हमारे साथ हमारे दर्शकों को, और जैसा आप जानते हैं डिफ न्यूज़ 180 देशों से ज़्यादा लोगों के बीच देखा जाता है, पहुंचता है, तो उन्हें उन्हें भी ये जानने की उत्सुकता तो होगी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो आप और ये किताब इतनी अत्यधिक चर्चा में है। कई देशों में आपने डिफ न्यूज़ को पब्लिश किया है, वहाँ दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया है, इसके लिए सबसे पहले आपको शुक्रिया। डिफ न्यूज़ के पहले अंक में आपने जो हमारे से जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस समाहित हैं कि आपके पास लिखने की प्रेरणा कैसे हुई और आपने कोरोना पर ही काम क्यों किया। इस सवाल के जवाब में राम जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करें तो कहना। और मुझे कलम क्या दे दी दाता ने, और मुझे कलम क्या दे दी दाता ने, सच कहता हूँ राम जी, आग थमा दी हाथों में। और उससे बड़ा सच तो ये है कि अपने ही सपने खुद जलाकर बैठा हूँ हाथों में। कोरोना पर एक किताब लिखने की बात क्यों होती है? मैं लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ मुझे मालूम नहीं है। दर्द होता है तब लिखता हूँ, कुछ समझता हूँ तब लिखता हूँ। मैं खुद कोरोना से संक्रमित हो गया और एक ऐसे वक्त में संक्रमित हुआ मैं जब मैं दूरदर्शन के लिए एक विशेष कार्यक्रम कोरोना के आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा था, और उसी सप्ताह मुझे एक विशेष प्रोग्राम देश के 2 डॉक्टर्स के साथ लाइव करना था। ठीक है, सारी बातें चल रही थी, बट संयोग से मैं जब एक डॉक्टर से मिला, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिला, तो और उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी पीसीआर कर लो यार, थोड़ी सी लग रही है हरासमेंट। पीसीआर टेस्ट हुआ, नेक्स्ट डे डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ पॉजिटिव। रियली आई एम सेइंग यू कि मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे कोरोना हो सकता है यार। मैं मेडिकल का काम करता हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मस्ती वाला आदमी, मुझे कोरोना क्यों होगा, और प्रिकॉशंस पे रहता हूँ। बट 2 दिन के बाद सचमुच कोरोना ने मुझे तोड़ दिया, दिल से तोड़ दिया। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी ने भी 4 दिन के बाद, 2-3 दिन तक तो उन्होंने मेरी सेवा की, 4 दिन बाद पत्नी और बच्चे भी संक्रमित
यहाँ तक तो ठीक था, हम अकेले पड़ गए, टूटते गए, बिखरते गए। अब किससे कहते? आपसे कहते? राम भी मिलने के लिए मुझसे नहीं आते। उन दिनों कोरोना में हर रोज एक मोहल्ले से पाँच डेड बॉडी आ रही थी। बुरी स्थिति थी। एम्स ने कहा कि आपको एडमिट कर देना है, आप अभी आ जाइए एडमिट होने के लिए। मेरी बेड तैयार हो गई। मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी जान जाएगी तो मेरी भी जान जाएगी, मैं आपकी सेवा करूँगी। और सेवा चलती रही। बस सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हुई कि जब हमारे घर के बगल से पड़ोसी गुजरते थे तो मेरी तरफ, मेरी फ्लैट की तरफ आंखें देखते हुए जाते थे, उंगली दिखाते हुए जाते थे, ये घर कोरोना पॉजिटिव हो गया है। बड़ी इंसल्ट फीलिंग होती थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सरकारी गाइडलाइन के तहत हमारे घर को सील कर दिया गया। हम अकेले पड़ गए, ना बाहर से सामान आ सकता था, ना घर से बाहर जा सकते थे। पुलिस वाले नीचे बैठ गए, उनके भरोसे में था कि राशन आएंगे। और प्रभु की इच्छा थी, डॉक्टर्स और आप जैसे लोगों की दुआएं थी और मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन सूरज जरूर उगेगा और मैं फिर से स्वस्थ होकर के फील्ड में जरूर दौड़ पाऊंगा, चल पाऊंगा और स्वस्थ हो पाऊंगा। और धीरे धीरे होने लगा। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम हारे तो वक्त हार जाएगा, और वक्त हार जाएगा तो भविष्य हार जाएगा। जब हम ठीक हो गए तो उसी दरमियान मुझे दिनकर की पूरी दिनकर की कुछ लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ अभी मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, और मुझे उस पंक्तियों ने बहुत प्रेरित किया और फिर मैं लिखने के लिए बैठ गया। कोरोना पर अपनी आत्मकथा, केवल अपने अपने परिवार की आत्मकथा। और यह आत्मकथा की उपज कुछ इस तरह हुई कि मेरे अपनों ने देखना तो दूर था, फोन पर बात करना तक छोड़ दिया। और कहता हूँ राम जी कि रिश्ते वो होते हैं जो वक्त पर काम आए, पर ऐसे रिश्ते टूट गए। पर फरिश्ते वो होते हैं जो पूरे वक्त में काम आए। राजेश जी, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और उसमें एक किताब प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी पर भी आपने लिखी है जो बहुत चर्चा में रही है। लेकिन सुशीला वर्मा की कथाएं, आपकी खुद की कहानियाँ, आपके खुद के उपन्यास और फिर अचानक एक तथ्यात्मक जानकारी से भरी हुई किताब कोरोना सदी की त्रासदी, और ये किताब सिर्फ हिंदी में प्रकाशित नहीं हो रही है, ये पहली ऐसी किताब है जो 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। ये अंग्रेजी में भी आ रही है और ये अरबी भाषा में भी आ रही है। तो इस किताब के लिखने में और पिछली किताबें जो आपके प्रकाशित हुई हैं, आप ये बताएं कि ये स्पेशल जो किताब है और जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसके लिखने की चुनौतियां और उनके लिखने की रचनात्मकता, उन दोनों में कितना फर्क है? क्योंकि इसमें जो जितनी रचनात्मकता आपने शब्दों में इस्तेमाल की होगी, जितने भावनात्मक रूप से ये किताब लिखी गई है, उससे बड़ा जो इस किताब का सच है वो ये है कि इसमें तथ्यात्मक जानकारी जो है दुनिया भर की, वो बहुत समेटी गई है। और एक पहलू इसका और भी है कि आपने न केवल डॉक्टर से बात की है, बल्कि आपने डिप्लोमेट से बात की है, बाहर दुनिया के तमाम साइंटिस्ट हैं, उनको भी इस किताब में जोड़ा है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रही? यहाँ पर मैं 3 किताबों की बात सिर्फ 3 पंक्तियों में करूँगा कि सुशीला वर्मा की कहानियों की किताब जो है उसमें वो वाली बातें हैं जब महिलाओं का शोषण पति के द्वारा होता था। आपने वो पुराने गीत सुने हैं, मुझे भी याद है रंगून वहाँ से किया याद सताती है। और पत्नी जो घूंघट में रहती थी, पति से मिलने के लिए कोई सोचती थी, तो ये सारी चीज़ें उस कहानियों में समाहित है। फिर इसके बाद उससे पहले मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पर बहुत बड़ा काम किया था जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी लगी हुई, एमसीडी के स्कूल में है। और इसके बाद मुझे नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व तो बहुत गजब का लगा जब मैं उनको जानना चाहा 2013 और 2014 के बीच में। 2013 में मेरी उनसे इंटरव्यू हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि एक व्यक्ति नमक खाना छोड़ दिया और माँ ने खाना दिया और उन्होंने बोला कि नो टेस्ट, फिर वो साधु बनने के लिए चले गए। फिर उनका ही स्टेटमेंट था कि मैंने नमक खाना इसलिए छोड़ दिया कि नमक ही तो पूरे स्वाद की जननी है, मैं कुछ भी खाऊं और उसमें नमक नहीं रहे तो वो बेस्वाद हो जाता है। फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन पर मैंने काम किया और उनकी पूरी बायोग्राफी दिया। और सबसे अच्छी बात, जब मैंने हाईटेक जैसे शब्द लिखे
तो हमारे ही पत्रकार मित्रों ने प्रेस क्लब में इस बात की आलोचना की कि नरेंद्र मोदी यानी भाजपा का पक्का, हाँ, कैसे बतलाऊं, वो चमचा है, चमचा है, चापलूस है नरेंद्र मोदी जी को। तो हाईटेक प्राइम मिनिस्टर ये शब्द पीएमओ में ये नाम रजिस्टर्ड हो गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसे शख्स हैं, उनके बारे में एक पंक्ति में मैंने एडिटोरियल में लिखा है कि चिराग हो कि न हो वो दिल जला के रखते हैं, और वो तो आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं, और उन्हें पसंद नहीं है जंग में भी चालाकी, जिसे रखते हैं निशाने पर बता के रखते हैं। लेकिन राजेश जी, ये एक व्यक्ति के बारे में लिखा था जिसके बारे में आपके पास जानकारियां थी, और जो व्यक्ति आपके सामने था, जो कोरोना है वो तो एक ऐसा अनजान दुश्मन था जिसे कोई आज तक नहीं पहचान सका। वो एक बड़ी चुनौती थी, और सबसे बड़ी बात कि एक इंसान के बारे में लिखना और एक महामारी जो एक वायरस है उसके बारे में जानकारी जुटाना। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो उसमें कुछ चीज़ें आपने भेजी तो हमने इसको देखा, तो उसमें मलेशिया के तिपोन डॉक्टर साहब ने भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़े आंकड़े दिए हैं, बहुत बड़े आंकड़े दिए हैं। और रवि कृष्ण साहब ने इसमें अपनी जो भूमिका रही है या जो उनके अपने अनुभव रहे हैं वो लिखे, वो है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं देश के बड़े बड़े जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी लिखा है। तो ये एक चुनौती अलग से रही, इस सबको एक मंच पर लेके आना और फिर उसे लिखवाना और फिर उनको सम्मानित करके किताब की शक्ल में सामने लेकर आना। तो ये जो चुनौती थी आपकी, इसमें वक्त भी लगा, मेहनत भी लगी, आप थके भी होंगे। तो ये चुनौती का सामना जो है वो आपने खुद संक्रमित होने के बावजूद कैसे किया? मैंने इस किताब को संक्रमित होने के बाद जो सामना किया, कुछ डॉक्टर्स ने, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स की एक महिला डॉक्टर ने जो गायनोकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना के दरमियान अपने ही परिवार में 2-2 लोगों को एक ही दिन में मुकाबले लिया। ये मेरे लिए चौंकाने वाला वक्त था, चौंकाने वाली बात थी, दर्द रहित, दर्द सहित बात थी कि एक डॉक्टर अपने परिवार को नहीं बचा सकता है। फिर इसके बाद मैं सेना से लेकर के और डॉक्टर से बातचीत करने लगा, तब मुझे समझ में आया कि सचमुच महामारी किसी को नहीं पहचानती, ना उन्हें जो मरते हैं और ना उन्हें जो मरने से लोगों को बचाते हैं। धीरे धीरे कहानियां बढ़ने लगी, कोरोना के महात्रासदी की कहानियां, जैसे पत्रकार मित्रों से बात होने लगी, कुछ स्कॉलर्स से बात होने लगी, राम जी। और बाद में मैंने इस किताब का सार ये दिया कि कोरोना में सफेद पोश काले चेहरे, सफेद पोश चेहरे और चटकते मूल्यों के दस्तावेज कोरोना के दरमियान किस तरह लिखे गए, ऑक्सीजन के लिए बिलखते हुए लोग किस तरह लिखे गए, परिवारों का रिलेशन किस तरीके से टूटता गया, टूटते बिखरते जीवन मूल्य किस तरीके से देखे गए। मैं छत पर जब टहलता था, गर्मी सर्दी के मौसम में धूप सेकता था तो एम्बुलेंस जाती थी तो पता लगता था इसमें डेड बॉडीज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अंदर से पीड़ित करती रही। और किताब जब तीसरे मुकाम पर पहुंचने वाली थी, जब डॉक्टर्स ने अपनी अपनी कहानियां बतानी शुरू की कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को कैसे संभाला, उन डॉक्टर्स ने बतलाया, डॉक्टर गुलीरिया जैसे लोगों ने बतलाया कि कोरोना किसी इन लोगों को मालूम नहीं था और कोरोना में किस तरीके से इमरजेंसी को रखा जाए, आउटडोर पेशेंट जो आ रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। उन्होंने जब अपनी जीवनी बतानी शुरू की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं इस पुस्तक में। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना में हमने जो भी कुछ खोया वो तो खो गया, चला गया, बहुत सारे लोग चले गए। यदि वो आज जीवित रहते तो शायद हमारी और आपकी तरह ना ही बनते, वो चले गए। पर कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया भी है, हमें हुनर सिखाया, मास्क पहनता हूँ, कोरोना ने मास्क बनाना सिखाया, जीवन को एक लाइफ स्टाइल में बदला और वक्त से डरना सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। राजेश जी, इसमें करीब करीब 70 से 75 लोगों ने लिखा है और अलग अलग उनके अनुभव हैं, देश और विदेश के जो लोग हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभव लिखते समय आपको ऐसा लगा कि शायद उसने बहुत अंदर से दर्द के साथ कोरोना को महसूस किया है, जी, वो कौन सा आदमी रहा? इसमें जो नाम है, कुछ नाम ऐसे जरूर होंगे जिनको पढ़ते समय आपको लगा होगा एक लेखक बतौर कि यार इस आदमी ने भाई
कोरोना को अच्छे से समझा है, जिंदगी को अच्छे से पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन दर्द के बीच मौत को भी बहुत करीब से देखा है। तो जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ ऐसा इन लिखने वाले जो लेखक हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ऋतुपर्ण सेन गुप्ता है, चाहे रवि किशन साहब हैं, यशपाल शर्मा है, या बाहर के डिप्लोमेट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक व्यक्ति का नाम आप बताइए, एक या दो व्यक्ति के नाम, जिनको लेकर आपको लगा कि इन्होंने वाकई ही उस दर्द को अंदर तक महसूस किया है और वो ठीक से उसे अपने शब्दों में उतार पाए हैं और इंसानियत को उसी रूप में देख पाए हैं जैसा आप देखना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे लेखिका और लेखक बॉलीवुड के, हॉलीवुड के और विदेशों से लिखे हुए डॉक्टर्स के अपने अनुभव इस किताब में हैं। केवल एक नहीं है, हर किताब के बाद, हर चैप्टर के बाद एक दूसरे चैप्टर की एक दूसरी कहानी नजर आएगी। राजेश जी, एक बात बताइए कि ये किताब आपने जब लिखी तो इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी उभर कर सामने आए। विज्ञान ने पड़ताल की, वायरस के पैदा होने की वजहों का पता लगाने की कोशिश की और दुनिया भर में एक ऐसी रिसर्च की गई जिसके पहलू जब उभर कर सामने आए तो आम आदमी तो हैरान हुआ ही, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो भी हैरान हो गए और डॉक्टर्स जिन्होंने इस बीमारी से जूझने की शुरुआत की, अंततः वो भी इसे चुनौती मानकर एक तरफ हो गए। जी, तो ये जो वायरस है कोरोना, ओमिक्रॉन, ये कैसे पनपा और अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वायरस था, ये कैसा वायरस था? क्या इसके पनपने की वजह रही? जी। और आज आपने जो रिसर्च की, एक लेखक होने के नाते जो किताब पर रिसर्च हुई वो अलग थी, लेकिन इस वायरस पर भी आपने अलग से रिसर्च की। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये एक्चुअल में कोरोना, ओमिक्रॉन वायरस, डेल्टा वायरस, इसके विभिन्न रूप हैं, वो आए कैसे और अब वो किस रूप में इस दुनिया में शायद छाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है राम जी की ज्ञान के बाद विज्ञान ही सामने आता है और विज्ञान के बाद शोध सामने आता है। विज्ञान की एक शोध है। वायरस कोरोना आज नहीं हुआ है, ये आपको जानकर और विज्ञान जगत को भी जानकर के आश्चर्य होगा कि कोरोना जैसी बीमारियां तो 1700 ईस्वी में भी हुई है, 1800 में भी हुई है, 1900 में भी हुई है और 20वीं सदी में भी हुई है और 21 सदी में भी हम देख रहे हैं। मतलब मैंने 5 सदी की बात करा दी, पर उस समय नाम इसका कोरोना नहीं था। उस समय सार्स था, फ्लू था, टाइफाइड था, चेचक था, ऑलर वायरस। आपको एक बहुत बड़ी बात बताएं कि आप जानते हैं कि चूहे से क्या होता है? प्लेग। प्लेग होता है। चूहे से प्लेग नहीं होता है। मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, पर मैं साइंस को जानता हूँ, साइंस को समझता हूँ। चूहे से प्लेग में, चूहे के मरने के बाद जो उसके टिश्यू से जो वातावरण में जो प्रदूषित चीजें निकलती है वो वायरस का कारण बनती है। वो संक्रमण जो फैलता है। संक्रमण जो होता है वो कारण बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोरोना जैसी बातें जो हैं, कोरोना जैसी बीमारियां जो हैं, सार्स जैसी बीमारियां नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी खुद हुआ था, सचिदानंद सिन्हा और कई साहित्यकार लोग भी सार्स जैसी बीमारियों से लड़े हैं। कई साहित्यकारों ने इसमें परिवार को खोया है। ये 19वीं और 18वीं सदी की बात मैं कह रहा हूँ, पर उस समय कोरोना नाम नहीं था। अब मैं आपको एक शोध पर चीज बताता हूँ, कृपया उसे सुने, जिसे मैंने नहीं लिखा है, जिसे रूस के वैज्ञानिकों ने। और सचमुच में मांस खाने से आप जानते हैं, जो जितना ज्यादा मांस खाता है और जिस देश में जितना ज्यादा मांस कटते हैं, उसी देश में सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भूकंप और जलजले जैसी बीमारियां होती है। रूस में सुजदर में कहा गया है कि जानवरों को यदि क्रूरता से मारा जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाली जो चीख पुकार होती है और जो निकलती है उसे नेगेटिव पेन वेव्स कहते हैं। और नेगेटिव पेन वेव्स के बारे में न्यूटन ने भी बताया है, आइंस्टीन ने भी बताया है, और जो पूरे वातावरण को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। जानवरों को जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा उतना ही अधिक भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगे और संतुलन बिगड़ेगा। ये एक बात जो इस रिसर्च में सुजदर में किया गया, उसमें बताया गया है कि जब जानवरों को मारा जाता है, जिससे 1040 मेगावाट
EPW तरंगें जो होती है वो पैदा होती है, प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है, जिसमें 50 करोड़ मेगावाट की मारक क्षमता होती है। और इस शोध में EPW जो है, शोधकर्ताओं ने कहा है कि इसका भौतिक तरंगों में बहुत बड़ा असर पड़ता है और जिससे देश में भूकंप आते हैं, जलजले आते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो रूस के सुजदल में भारतीय वैज्ञानिक, जेएनयू के वैज्ञानिक सहित, जेएनयू के प्रोफेसर के सहित सुजदल के 23 वैज्ञानिकों ने इस बात की शोध पत्र में लिखा है कि कत्ल खानों में जानवरों का कत्ल होते समय उसकी जो चित्कार निकलती है, उनके शरीर से जो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं या उनकी जो शोक वेव निकलती है, वो पूरी दुनिया को क्या करती है, कंबाइन कर देती है। और कत्ल खानों में तो पशुओं की हत्या का कारण केवल मांस ही नहीं होता है। ये मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ। इसके लिए पशुओं को, कई देशों में तो पशुओं को कुछ दिन भूखा रखकर दुर्बल किया जाता है, फिर उनके ऊपर तेज गर्म पानी की बौछार तक डाली जाती है। जब चमड़ा फफोले देने लगता है तब उसे मारा नहीं जाता है, तब तक वो जिंदा रहता है और जिंदे में ही उसके चमड़े को खींच करके उसे निकाला जाता है, जिससे चमचमाते हुए जैकेट बनते हैं। तो सही मायने में चमचमाते हुए जैकेट तो गाय के पेट में पल रहे बछड़े जो बच्चे होते हैं उसका इमर्शन करा करके निकाला जाता है। ये सारी बातें हैं। एक पॉइंट और मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने 1 किलो मांस खाया, बकरे का मांस खाया, सुअर का खाया या किसी भी चीज का खाया, गाय का खाया, वो मांस खाने के बाद आपके अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। आप समझ लीजिए कि चंडीगढ़, जालंधर से चंडीगढ़ तक जब आप आ रहे हैं तो 160 किलोमीटर में जितनी दूर तक आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, उतनी ही पैदा आपकी गाड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ये बात वैज्ञानिकों ने दावा किया है। 160 किलोमीटर 1 के लिमिट में भारत में प्रति साल 80 किलोग्राम मीट खाए जाते हैं और सबसे ज्यादा अमेरिका, कनाडा और ब्राजील में मीट की खपत है 100 से लेकर के 110 किलोमीटर तक। और वहाँ सबसे ज्यादा जलजले आते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है। गाय काटने की घटनाएं आपने नेपाल में सुनी थी, नेपाल ध्वस्त हो गया। राजेश जी, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसमें विज्ञान शामिल है, विज्ञान शामिल है, लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, चीतकार। चीतकार, ठीक है, तो ये जो किताब है ये सदी की त्रासदी, क्या आपको लगता है कि जो चीतकार वातावरण में पैदा हुई और जिसे हम भावनात्मक रूप से ये कहें साहित्य की दृष्टि से कि इस दुनिया को, विश्व को एक आह लगी, क्या ये सही है? बिल्कुल। मैं आपकी इस किताब को, अपनी इस किताब को आपके हाथों से लेकर के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा, टाइट शॉट्स में अगर आप देखेंगे जूम करके, तो इसमें जो राम जी ने जो कहा है कि ये जो एक बॉडी लेटी हुई है, इस बॉडी को आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये कोई डेड बॉडी नहीं है। टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये डेड बॉडी नहीं है, ये एक जिंदा मनुष्य है, हमारी और आपकी तरह, चूंकि ये कान में हेडफोन लगाया हुआ है। आप जानते हैं कि हेडफोन क्यों लगाया हुआ है? मैं बताता हूँ। 21वीं सदी में ये हेडफोन लगाया हुआ है। यही चीज तो महाभारत में आपने भी देखा होगा। इस कवर पेज को पहले मैं बता दूं, इस कवर पेज को देश की एक मशहूर, जब आप ये किताब खरीदेंगे तो इस कवर पेज के बारे में पता लगेगा किस आदमी ने बनाया है और ये किनकी पेंटिंग है। तो मैं कह रहा था कि महाभारत में जब भीष्म पितामह कहाँ पर लेटे थे? अंतिम समय में मृत्युशैया पर लेटे थे। और मृत्युशैया कहाँ पर थी? तीरों पर। तीरों पर थी। हाँ, तीरों पर थी। कि और वो मृत्युशैया पर क्यों लेट गए थे? क्योंकि अपने फैमिली से त्रस्त थे, सिर्फ अपनी फैमिली से त्रस्त थे। वो जो आर्यवर्त में हो रहा था, जो भारतवर्ष में हो रहा था, उससे त्रस्त थे। पर आज हम पूरी दुनिया से त्रस्त हैं, इस ग्लोबलाइजेशन से त्रस्त हैं और हम सभी भी मृत्युशैया पर लेटे हैं। फर्क इतना है कि वो हेडफोन नहीं लगाए थे और हम सब हेडफोन लगाए हुए हैं, भौतिकवाद के युग में जी रहे हैं। और दर्शकों और राम जी, आपको ये बतलाना चाहूँगा, भौतिकवाद का मतलब है
कि ये इसके नीचे जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, इसके पीछे जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, एक शहर बसा हुआ है, शहर का शहर बसा हुआ है, अपार्टमेंट्स बसे हुए हैं, सोसाइटी बसे हुए हैं। और ये सब कब बसे हैं? जंगल कटेंगे, जंगल कटेंगे तो शहर बसेगा, और जंगल कटेंगे तो जानवर लवारिस हो जाएंगे, सड़कों पर आएंगे। आप मांस मछली तो खाते ही हैं, गाय खाएंगे, भैंस खाएंगे, छिपकली खाएंगे, गधा खाएंगे, घोड़ा खाएंगे, जो चाइना में हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये सब जो चाइना में हुआ उसकी वजह खास है? एग्जैक्टली आपने कही, बिल्कुल सही बात कही कि ये वायरस खाने के बाद, चाहे वो बंदर का मांस खाए, चाहे बंदर हमारा मांस खाए, उसके खाने के बाद जो कुछ छोड़ा गया वही वायरस कहेंगे। विज्ञान कहता है ये सारी चीज आपको इस किताब में मिलेगी कि हम सारे लोग भौतिकवाद की इस इमारत पर बैठे हुए हैं। आज मुझे जॉन्डिस होता है था, कल मुझे जॉन्डिस होता था, आज मुझे कोरोना हो रहा है, उसके बाद मुझे ओमिक्रॉन हो गया, उसके बाद आपको ओमिक्रॉन हो गया, उसके बाद कोई और डेविक्रॉन हो जाएगा। विज्ञान WHO तो एक बीमारी का नाम ही तो दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है खुद को संयम रखना, खुद पर काबू रखना और सात्विक रहना। यही आपको आने वाले समय में बचा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, केवल वही बचा सकता है जिसके पास में, और वही बच सकता है जिसके पास में अपनी उपजाई हुई 2 वक्त की रोटी के लिए खेत है। सात्विक खाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन जिए। इस किताब में आपको वो तमाम चीजें मिल जाएगी जो देश विदेश और विज्ञान से संबंधित लोगों की अब आप बीती घटनाएं हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर जो विशेष बातें की है, शोधपरक और स्कॉलर में ये पहुंच रही है। इसके अलावा इस किताब के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी हैं, और इस किताब के प्रचार और प्रसार के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन सरकारी तौर पर इसके लिए आपको क्या मदद मिली, और अब इसका विमोचन कैसे होगा, और कैसे ये आम लोगों तक भी पहुंचेगी, विशेष लोगों के साथ। और सबसे बड़ी जो बात है, जब ये अंग्रेजी में आएगी और जब ये अरबी में छपेगी, तो इसको लेकर आपकी योजनाएं क्या हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दें। सरकारी तौर पर मैं किसी भी कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। सरकार जानती है कि मैंने ये किताब लिखी है, सरकार का सराहना हमारे साथ है। अरबिक और अंग्रेजी में ये किताब आ रही है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि देश के राष्ट्रपति के हाथों ये किताब का विमोचन हो, और बड़े पैमाने पर। मैं आपसे एक सवाल बहुत समय से पूछना चाहता हूँ। आपको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, आप एक मेहनती पत्रकार हैं, एक जुझारू इंसान हैं। ये किताब लिखने तक की बात और है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिंदगी और उसके अनुभव, इनको आप कैसे देखते हैं? संक्षेप में आप डिफ न्यूज़ को ये बताइए कि आपने अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक जिंदगी और उसके अनुभवों को जिस रूप में देखा है, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप उसको क्या कहेंगे? केवल जिंदगी जीने का नाम है, मस्ती में जियो, इसके आगे कहीं मत कुछ करो, सिर्फ मस्ती में जियो, दुख में भी जियो, सुख में भी जियो। कहा है ना मैंने सबसे पहले कि जो दुख में साथ दे वो केवल फरिश्ते होते हैं। और मैं केवल जिंदगी को उसी अंदाज में जीता हूँ कि जिंदगी तो एक झरना है, बहता ही इसका पानी है, और सुख और दुख दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। तो देखा आपने, ये राजेश मिश्रा साहब थे, जो दूरदर्शन के असाइनी हैं और कई टीवी चैनलों के लिए पहले काम कर चुके हैं, कई अखबार के संस्थानों से जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत अच्छे एक भावनात्मक रूप से कलम के साथ काम करने वाले हैं। हमने इनसे फिलहाल तो इस किताब के बारे में बात की जो बहुत चर्चा में है, लेकिन अगली बार जब हम इनके साथ बैठेंगे तो इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन और इनके बचपन और इनके संघर्ष से लेकर यहाँ तक आने की कहानी को भी एक बार फिर अपने शब्दों में इनके बयानों के साथ हम सुनेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना चैनल डिफ न्यूज़। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली से। नमस्कार।